तो क्या तुम्हें पता है कि एक वाइल्ड बनाना स्पीशीज का इन्फ्रूटेसेंस 4.2 मीटर्स लंबा हो सकता है, या फिर एक छोटी सी येलो क्रेजी एंट पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है? आज हम इन सभी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को अनपैक करेंगे। वेलकम टू टुडेज डीप डाइव। अरे हाँ, और आज हम कवर करेंगे स्टेट ट्रीज, कोरल रीफ्स की हिडन दुनिया, इन्वेजिव स्पीशीज का आतंक, डिजास्टर मैनेजमेंट के टेक प्लेटफॉर्म्स और मिजोरम के रेफ्यूजीज तक सब कुछ। तो चलो इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टेट ट्रीज के बारे में बात करते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम है इंडियन स्टेट्स के आइकॉनिक ट्रीज और उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस। दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि सेक्रेड ट्रीज सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे स्टेट्स की आइडेंटिटी है? एग्जैक्टली। एवरी इंडियन स्टेट का एक डेजिग्नेटेड स्टेट ट्री है जो कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यूज होल्ड करता है। मतलब बनियन ट्री को ही ले लो, जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों में सेक्रेड है। हाँ, और ट्रीज का कनेक्शन एंशिएंट टेक्स्ट्स लाइक रामायणा और महाभारता से बहुत डीप है। कोर लॉजिक ये है कि ये ट्रीज हमारी कल्चरल हिस्ट्री का लिविंग मैप है। और यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। एकदम सही। तो चलो जल्दी से टेस्ट करते हैं। डन। बनियन ट्री किन स्टेट्स का स्टेट ट्री है? गुजरात और एमपी। पीपल ट्री का हिस्टोरिकल लिंक क्या है? गौतम बुद्धास एनलाइटनमेंट और 23rd जैन तीर्थंकरा। दिल्ली का स्टेट ट्री क्या है? गुलमोहर ट्री, जो 200 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ। खेजरी ट्री कहाँ का स्टेट ट्री है? तेलंगाना और राजस्थान। और लक्षद्वीप का ट्री कौन सा है? द ब्रेड फ्रूट ट्री। ऑसम। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग बनियन फॉर गुजरात, पीपल फॉर बिहार। याद रखना। इन शॉर्ट, स्टेट ट्रीज इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को मैप करते हैं, समझे? राइट। अब आते हैं वाटर हाइसिंथ पर। ब्रॉड माइक्रो थीम है इन्वेसिव एक्वाटिक प्लांट्स और इकोलॉजिकल एस्फिक्सिएशन। दोस्त, क्या एक खूबसूरत पौधा एक ग्रीन डेजर्ट बना सकता है? एब्सोल्युटली। हाँ। वाटर हाइसिंथ एक इन्वेसिव एक्वाटिक प्लांट है जो मॉनसून में वाटर बॉडीज को पूरी तरह चोक कर देता है। केरला का वेम्बनाड लेक इसका मैसिव एग्जाम्पल है, जहां वाटर बॉडीज ग्रीन डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। और बैकग्राउंड ये है कि कॉलोनियल रूल के टाइम इसे एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया था। कोर लॉजिक ये है कि ये सनलाइट और ऑक्सीजन ब्लॉक करता है, जिससे इकोलॉजिकल एस्फिक्सिएशन होता है। और डीकेइंग हाइसिंथ मीथेन रिलीज करता है, जो CO2 से 25x मोर पोटेंट है। बिल्कुल। और बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन और CBD इसे कंट्रोल करने पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज एमिशंस हैं। लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नाम क्या है? इछोडनिया क्रैसिपेस। क्यों लाया गया था? सिर्फ एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। Crazy. Now pause and practice saying ecological asphyxiation due to Ichornia crassipes. इन शॉर्ट, वाटर हायसेंथ एक ब्यूटीफुल दिखने वाला इकोलॉजिकल डिजास्टर है। अब जरा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बनाना इनफ्रुक्टिसेंस की बात करते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडमान की क्रिटिकली एंडेंजर्ड बनाना स्पीशीज। सोचो, एक केले का गुच्छा जो 4.2 मीटर्स लंबा हो। क्रेजी, राइट? अरे बिल्कुल। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की एक वाइल्ड बनाना स्पीशीज है जिसका इन्फ्रुक्टिसेंस ग्लोबली लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड हुआ है। कैंपबेल बे, निकोबार आइलैंड्स में 4.2 मीटर्स का रिकॉर्ड मिला था। 2012 में कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट में ये फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ था। कोर लॉजिक में इस स्पीशीज का नाम मूसा इंडिडेमिनेंसिस है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसका एक्स सिचु कंजर्वेशन हावड़ा, अंडमान और प्रयागराज में हो रहा है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है, क्योंकि इसमें डिजीज रेजिस्टेंट बनाना वैरायटीज डेवलप करने का जेनेटिक पोटेंशियल है। वाइल्ड जेनेटिक्स फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। टाइम फॉर रैपिड क्वेश्चंस। स्पीशीज का एग्जैक्ट नाम क्या है? मूसा इंडिडेमिनेंसिस। इन्फ्रुक्टेसेंस की लेंथ कितनी रिकॉर्ड हुई? 4.2 मीटर्स। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये कहाँ एंडेमिक है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एक्स सिचु कंजर्वेशन कहाँ हो रहा है? हावड़ा, अंडमान और प्रयागराज। Perfect. Now pause and practice saying Musa indeminensis is critically endangered. इन शॉर्ट, ये वाइल्ड बनाना डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स का फ्यूचर हो सकता है। Moving on to Andaman Coral Reef Research Center. Broad micro theme coral research और NCRI का establishment. दोस्त, ओशन के रेन फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अब एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बन रहा है। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट 120 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से NCRI सेटअप कर रही है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कोरल लार्वा, जिसे प्लैन्यूला कहते हैं, ओशन फ्लोर पर सेटल होकर फॉरएवर अटैच हो जाता है। कोरल्स सेसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन बनाते हैं। कोर लॉजिक ये है कि हार्ड कोरल्स रीफ आर्किटेक्ट्स हैं और इनका ज़ूक्सेंथेले एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। स्ट्रेस से कोरल ब्लीचिंग होती है। इंडिया के रीफ एरियाज मेनली गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप और अंडमान है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि कोरल रीफ्स 97% वेव एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और प्रॉपर्टी डैमेज रोकते हैं। लेट्स टेस्ट। NCRI कहाँ सेटअप हो रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 120 करोड़ रुपीस। कोरल लार्वा को क्या कहता है? प्लैन्यूला। कोरल्स किस आल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं? ज़ूज़ैंथेले। इंडिया के मेजर कोरल रीफ एरियाज कहाँ हैं? गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान। Spot on. Now pause and practice saying zooxanthellae provide color and oxygen to corals. इन शॉर्ट,
NCRI इंडिया के मरीन रेन फॉरेस्ट को सेव करने का नोडल हब बनेगा। लेकिन लक्षद्वीप कोरल डिक्लाइन की स्टोरी थोड़ी सैड है। ब्रॉड माइक्रो थीम, लक्षद्वीप में मरीन हीट वेव से कोरल डिक्लाइन। क्या तुम्हें पता है कि लक्षद्वीप के आधे कोरल्स पिछले 24 साल में गायब हो चुके हैं? हाँ, एक 24 ईयर मॉनिटरिंग स्टडी शो करती है कि कॉरल्स 1998 लेवल्स के हाफ बचे हैं। अगात्ती, कदमत और कवारत्ती अटॉल्स में ये डिक्लाइन ट्रैक किया गया। रिपीटेड मरीन हीट वेव्स इसका इम्पैक्ट है। क्लाइमेट चेंज ड्रिवन ENSO इवेंट्स लाइक 1998, 2010, 2016 ने बहुत डैमेज किया। कोरल कवर 37.24% से ड्रॉप होके 19.6% हो गया। लिटरली 50% रिडक्शन। डिक्लाइन का रीजन रिड्यूस्ड रिकवरी रेट्स थे। पर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये दिखाता है कि 6 ब्लीचिंग फ्री ईयर्स के बाद रिकवरी रेट इंक्रीज होता है, शोइंग रेजिलियंस इफ गिवन टाइम। क्लाइमेट एक्शन के बिना कोरल्स रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेट्स डू द क्वेश्चंस। लक्षद्वीप में कोरल कवर कितना ड्रॉप हुआ? 50% फ्रॉम 1998 बेसलाइन 37.24% टू 19.6%। रिसर्चर्स ने किन एटोल्स पर स्टडी की? अगाती, कदमत और कवराती। डिक्लाइन का मेन रीजन क्या है? मरीन हीट वेव्स और रिड्यूस्ड रिकवरी रेट्स। मेजर ENSO इवेंट्स किन सालों में आए? 1998, 2010 और 2016। रिकवरी रेट कब ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ? After 6 bleaching free years, Great. Now pause and practice saying ENSO events reduce coral recovery rates. in short, हीट वेव से कोरल्स मरते हैं, पर ब्लीचिंग फ्री टाइम मिले तो रिकवर भी करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ब्रॉड माइक्रो थीम, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड मास कोरल ब्लीचिंग। दोस्त, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ अपनी 40 साल की सबसे बुरी हालत में है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ 2024 में हीट स्ट्रेस के कारण वर्स्ट कोरल लॉस सफर कर रहा है। कोरल कवर में 14 to 30% का डिक्लाइन हुआ है अक्रॉस रीजन्स। ये 2024 का ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट है। बैकग्राउंड ये है कि ग्रेट बैरियर रीफ 2208 किलोमीटर लंबा है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कोर लॉजिक में हीट स्ट्रेस से कोरल्स मास ब्लीच हो रहे हैं। हालांकि ओवरऑल कवर नियर एवरेज है ड्यू टू पास्ट ग्रोथ, पर वॉलेटिलिटी न्यू लेवल पर है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में टूरिज्म और मरीन बायोडाइवर्सिटी पर मैसिव थ्रेट है। ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सी तक लिमिट करना जरूरी है। क्वेश्चन टाइम। ग्रेट बैरियर रीफ में डिक्लाइन कितना रिकॉर्ड हुआ? 14 to 30% अक्रॉस रीजन्स। कोरल कवर कंप्लीटली खत्म हो गया है? नहीं, पास्ट ग्रोथ की वजह से नियर एवरेज है। ग्रेट बैरियर रीफ कितना लंबा है? 2028 किलोमीटर्स। ये ब्लीचिंग इवेंट किस साल रिपोर्ट हुआ? 2024। Nice. Now pause and practice saying 2024 heat stress caused 14 to 30% decline. इन शॉर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी फेस कर रहा है। अब कुछ पॉजिटिव टेक न्यूज। कोरल रीफ्स स्नैपएक्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, डैमेज्ड रीफ्स को हील करने के लिए स्पेशल इंक। क्या हम ओशन फ्लोर पर 3D इंक यूज करके कोरल्स को वापस उगा सकते हैं? साइंस सेज यस। साइंटिस्ट ने स्नैपएक्स नाम की एक इंक डेवलप की है जो कोरल्स को डैमेज्ड रीफ्स पर सेटल और ग्रो होने में हेल्प करती है। डैमेज्ड रीफ्स हेल्दी केमिकल सिग्नल्स एमिट नहीं करते, वहां स्नैपएक्स आर्टिफिशियल सिग्नल्स का काम करता है। कोर लॉजिक ये है कि स्नैपएक्स हेल्थी एल्जी के कंपाउंड्स, नैनो पार्टिकल्स और सॉफ्ट जेल किट से बनी है। ये लाइट पड़ने पर रीफ सरफेस पर सॉलिडिफाई हो जाती है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में ये कोरल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में एक रेवोल्यूशनरी टूल है। टेक्नोलॉजी मरीन बायोलॉजी को एक्टिवली हील कर रही है। लेट्स रिव्यू। इस स्पेशल इंक का नाम क्या है? स्नैपएक्स ये इंक एग्जैक्टली क्या करती है? कोरल लावे को डैमेज रीफ्स पर सेटल होने के लिए गाइड करती है। स्नैपएक्स किन चीजों से बनी है? कंपाउंड्स फ्रॉम हेल्दी एल्जी, नैनो पार्टिकल्स और सॉफ्ट जेल। डैमेज्ड रीफ्स कोरल्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो केमिकल सिग्नल्स एमिट नहीं करते, स्नैपएक्स सॉलिडिफाई कैसे होती है? लाइट के कांटेक्ट में आने पर। परफेक्ट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग स्नैपएक्स मिमिट्स हेल्थी रीफ केमिकल सिग्नल्स। इन शॉर्ट, स्नैपएक्स इंक डैमेज्ड रीफ्स को नया जीवन देने का एक स्मार्ट टेक सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज कोरल लार्वे क्रायोबैंक, ब्रॉड माइक्रोथीम कोरल जेनेटिक्स का लिविंग सीड बैंक। दोस्त, क्या हम कोरल लार्वे को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं? एब्सोल्युटली। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का पहला कोरल लार्वे क्रायोबैंक होस्ट करा है। कोरल ट्रायंगल, जिसे अमेज़न ऑफ द सीज कहा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने का ये एफर्ट है। कोरल ट्रायंगल 6 कंट्रीज स्पैन करता है और यहाँ 75% वर्ल्ड्स कोरल स्पीशीज हैं। कोर लॉजिक में विट्रिफिकेशन प्रोसेस यूज होती है, जहां लार्वे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रैपिडली फ्रीज होते हैं इनटू अ ग्लास लाइक स्टेट। रिवाइव करने के लिए अल्ट्रा फास्ट थॉइंग वाया लेजर्स यूज होता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में ये एक जेनेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट क्लाइमेट एक्सटिंक्शन। Q&A टाइम। साउथ ईस्ट एशिया का पहला क्रायोबैंक कहाँ बन रहा है? फिलीपींस में। कोरल ट्रायंगल में कितनी कोरल स्पीशीज हैं? ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल स्पीशीज। फ्रीजिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन किस टेम्परेचर पर होती है? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। लार्वे को वापस रिवाइव कैसे करते हैं? लेजर्स यूज करके अल्ट्रा फास्ट थॉइंग से। Great. Now pause and practice saying vitrification prevents ice crystal formation at -196 degrees. इन शॉर्ट, क्रायोबैंक्स कोरल्स के लिए एक जेनेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी बन रहे हैं। दोस्त, अगर तुम्हें ये नेचर और टेक का डीप डाइव पसंद आ रहा है और आगे भी ऐसे यूरेका मोमेंट्स चाहिए, तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशंस इनेबल कर लो और नोट्स के लिए ज्वाइन जरूर करना, ठीक है? बिल्कुल। अब चलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी पर। ब्रॉड माइक्रो थीम, रीपर्पस्ड अम्ब्रेला से eDNA कलेक्शन।
क्या तुम फॉरेस्ट में बना किसी जानवर को पकड़े बता सकते हो वहां कौन कौन रहता है? सिर्फ बारिश के पानी से? रिसर्चर्स ने फ्रेंच गुयाना में रीपर्पस अम्ब्रेला से लीव्स से वॉश होकर आए रेन वाटर को कलेक्ट किया। ये रेन वाटर एसेंशियली ईडीएनए यानी एनवायरमेंटल डीएनए है। ट्रेडिशनल मेथड्स में एनिमल्स कैच करना पड़ता है, पर रेन वाटर में ट्रीज, फ्रॉग्स, बर्ड्स, मंकीज के डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं। फिल्टर्स यूज करके ये ईडीएनए डिटेक्ट किया गया। डेटा क्लियर था, ओल्ड फॉरेस्ट्स वर्सेस प्लांटेशंस। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में ह्यूमन डिस्टर्बेंस और फॉरेस्ट एज का इम्पैक्ट इजीली मेजर हो सकता है। साइंस अब नेचर के इनविजिबल फुटप्रिंट्स पढ़ रही है। लेट्स टेस्ट दिस। रिसर्चर्स ने रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए क्या यूज किया? रिपर्पस अम्ब्रेलाज और फिल्टर्स। ये स्टडी कहाँ कंडक्ट हुई? फ्रेंच गुयाना में। पानी में क्या मिलता है? डीएनए फ्रैगमेंट्स यानी ईडीएनए। इस मेथड से किन स्पीशीज का पता चला? ट्रीज, फ्रॉग्स, बर्ड्स, मंकीज और इंसेक्ट्स का। डेटा ने क्या शो किया? ओल्ड फॉरेस्ट में प्लांटेशंस के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीशीज थे। Now pause and practice saying eDNA in rainwater reveals invisible biodiversity. इन शॉर्ट, बारिश का पानी अब जंगल का पूरा बायोडेटा दे सकता है। Next up, wildfire management. Broad micro theme India का global early warning mechanisms पर UNEA 7 resolution. Wildfires अब सिर्फ local accident नहीं, global threat हैं, पर इंडिया इसमें global policy कैसे चेंज कर रहा है? इंडिया ने नैरोबी के UNA 7 में स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स रेजोल्यूशन अडॉप्ट करवाया है। रिएक्टिव फायर फाइटिंग से अब अर्ली वार्निंग और प्रोएक्टिव प्रिवेंशन पर शिफ्ट हो रहा है। Wildfires बढ़ रहे हैं ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स, erratic rainfall और लैंड यूज चेंज। कोर लॉजिक ये है कि रेजोल्यूशन का मेन फोकस अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स और इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट्स पर है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में ग्लोबल लेवल पर प्रोएक्टिव पॉलिसीज बनेंगी। प्रिवेंशन इज द ओनली वे टू फाइट क्लाइमेट ड्रिवन फायर्स। क्विक क्वेश्चंस। इंडिया ने अपना रेजोल्यूशन कहाँ प्रेजेंट किया? UNA 7 नायरोबी में। रेजोल्यूशन का टाइटल क्या था? स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स। मेन शिफ्ट किस चीज पर है? रिएक्टिव फायर फाइटिंग से प्रोएक्टिव प्रिवेंशन पर। एक्सट्रीम फायर्स के 3 मेन कॉजेज क्या बताए गए? राइजिंग टेम्परेचर्स, इरेटिक रेनफॉल और लैंड यूज चेंज। ग्लोबल सिस्टम के इन 2 पिलर्स पर बेस्ड होगा। अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स और रिस्क असेसमेंट्स। परफेक्ट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग प्रोएक्टिव प्रिवेंशन ओवर रिएक्टिव फायर फाइटिंग। इन शॉर्ट, इंडिया वाइल्ड फायर्स को हैंडल करने का ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। अब बात इन्वेसिव स्पीशीज की। ब्रॉड माइक्रो थीम एलियन स्पीशीज का नेटिव बायोडायवर्सिटी पर खतरनाक असर। एक एंट या एक वीड कैसे पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हिला सकती है? इन्वेसिव एलियन स्पीशीज वो नॉन नेटिव स्पीशीज हैं जो एक्सीडेंटली या इंटेंशनली इंट्रोड्यूस होती हैं और नेटिव बायोडायवर्सिटी को डिस्प्लेस करती हैं। ग्लोबली 37,000 एस्टैब्लिश्ड हैं। लैंटाना कैमेरा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में आया। प्रोसोपिस जुलिफेरा साउथ अमेरिका से आया। येलो क्रेजी एंट नेटिव एंट्स को मारता है और क्रॉप पेस्ट बढ़ाता है। प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा बनी ग्रासलैंड्स का 50-60% कवर कर चुका है और सॉइल सेलिनिटी बढ़ाता है। वाटर लेटिस एल साल्वाडोर में नेविगेशन ब्लॉक करता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और फूड वेब डिस्ट्रप्शन। लेट्स डू द क्वेश्चंस। ग्लोबली कितनी एलियन स्पीशीज एस्टैब्लिश्ड हैं? 37,000। कच्छ के बानी ग्रासलैंड्स को कौन सी प्लांट डिस्ट्रॉय कर रही है? प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा। लंताना कमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में। कौन सी इन्वेसिव एंट क्रॉप पेस्ट कंट्रोल करने वाली नेटिव एंट्स को कम करती है? येलो क्रेजी एंट। एल साल्वाडोर के रिजर्वॉयर में नेविगेशन कौन ब्लॉक कर रहा है? वाटर लेटिस। नाउ pause and practice saying Prosopis juliflora degrades Bani grasslands. इन शॉर्ट, इन्वेसिव स्पीशीज साइलेंट इन्वेडर्स है जो नेटिव इकोलॉजी को चोक कर रहे हैं। इसी से जुड़ा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेना स्पेक्टेबुलस। ब्रॉड माइक्रो थीम मुदुमलाई में ट्री रिमूवल और TN की मैंग्रोव AI इनिशिएटिव्स। इन्वेसिव पेड़ों को हटाने से लेकर AI कैमरास से हाथियों को बचाने तक तमिलनाडु क्या कर रहा है? सेना स्पेक्टेबुलस एक इन्वेसिव ट्री है जिसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से लोकल्स की मदद से रिमूव किया जा रहा है और मदुकराई में AI कैमरास और वॉच टावर से एलिफेंट्स की जान बचाई जा रही है। TN's मैंग्रोव मिशन भी अमेजिंग है। मुथुपट्टई और पिचावरम मैंग्रोव्स सुनामी में बायोशील्ड्स थे और कार्बन अच्छा एंकर करते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। कम्युनिटी और AI का कॉम्बो कंजर्वेशन को रीडिफाइन कर रहा है। लेट्स रिव्यू। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से कौन सा इन्वेसिव ट्री रिमूव किया जा रहा है? सेना स्पेक्टेबुलस। सुनामी का टाइम किन मैंग्रोव्स ने लोकल्स को शील्ड किया? मुथुपट्टई और पिचावरम मैंग्रोव्स ने। AI कैमरास कहाँ सेटअप किए गए हैं एलिफेंट्स को बचाने के लिए? मधुकराय और गुडालूर में। मैंग्रोव्स का कार्बन और डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है? दे आर कार्बन एंकर्स और गुड बायोशील्ड्स। सेना स्पेक्टेबुलस रिमूवल में कौन हेल्प कर रहा है? लोकल्स। Awesome. Now pause and practice saying mangroves are biodiversity cradles and bioshields. इन शॉर्ट, TN नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस और AI को कंबाइन करके फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स बचा रहा है। टेक सॉल्यूशंस की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट टेक प्लेटफॉर्म्स का टॉपिक आता है।
ब्रॉड माइक्रो थीम होम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च नई टेक प्लेटफॉर्म्स। डिजास्टर रिस्पांस में सैटेलाइट्स और रियल टाइम डेटा कैसे रेवोल्यूशन ला रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर ने ICR, ER, NDM लाइट 2.0 और फ्लड हैजर्ड जोनेशन एटलस लॉन्च किए। असम में रियल टाइम फ्लड डेटा ट्रैक करना इसका प्राइम एग्जांपल है। ICRER यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस सैटेलाइट डेटा स्ट्रीम करता है। NDEM लाइट 2.0 डिजास्टर रिस्पांस यूनिट्स की कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में रेस्क्यू ऑपरेशंस फास्टर और डेटा ड्रिवन होंगे। टाइमली डेटा लाइव सेव करता है। टाइम फॉर क्वेश्चंस। Yes. ICRER का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस। NDEM लाइट 2.0 का पर्पस क्या है? डिजास्टर रिस्पांस यूनिट्स की कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। फ्लड हैजार्ड जोनेशन एटलस किस स्टेट के लिए लॉन्च हुई? आसाम। ICRER एजेंसीज को क्या स्ट्रीम करता है? सैटेलाइट डेटा। असम एटलस में क्या ट्रैक होता है? रियल टाइम डेटा ऑन फ्लड्स और रिवर वाटर लेवल्स। Nice. Now pause and practice saying ICRER streams real-time satellite data for rescue. इन शॉर्ट, टेक प्लेटफॉर्म्स डिजास्टर रिस्पांस को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स पर आते हैं। टॉपिक नेम। ब्लोआउट, ब्रॉड माइक्रो थीम, ऑयल गैस वेल्स में डेंजरस ब्लोआउट्स और इसके कॉजेज। जब धरती के अंदर का प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या होता है? अ टावरिंग कॉलम ऑफ फायर। ब्लोआउट एक एक्सीडेंट है जहां नेचुरल गैस या ऑयल वेल का अंडरग्राउंड प्रेशर कंटेनमेंट इक्विपमेंट को ओवरपावर कर देता है। ड्रिलिंग के टाइम गैस, फ्लूइड और सैंड का अनकंट्रोलेबल जेट बन जाता है। नॉर्मली वर्कर्स ड्रिलिंग मड और ब्लोआउट प्रिवेंटर्स यूज करते हैं, पर अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा तेजी से बढ़े तो गैस ऊपर आती है और एक स्पार्क से टावरिंग फायर लग जाती है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में स्पेशलिस्ट टीम्स को कैपिंग में वीक्स लग जाते हैं और मैसिव एनवायरमेंटल डैमेज होता है। लेट्स टेस्ट। ब्लोआउट कहाँ होता है? नेचुरल गैस या ऑयल वेल्स में। प्रेशर को नॉर्मली मैनेज करने के लिए क्या यूज होता है? ड्रिलिंग मड और ब्लोआउट प्रिवेंटर्स। ब्लोआउट होने का डायरेक्ट कॉज क्या है? कब इंटरनल प्रेशर ब्लोआउट वाल्व्स की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए। सरफेस जेट में गैस के साथ और क्या मिक्स होता है? ड्रिलिंग फ्लूइड, सैंड और कभी-कभी ऑयल। फायर कैच करने के बाद वेल को कैप करने में कितना टाइम लगता है? स्पेशलिस्ट टीम्स को डेज या वीक्स लग जाते हैं। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग blowout happens when internal pressure overpowers blowout preventers. इन शॉर्ट, ब्लोआउट एक मैकेनिकल फेलियर है जो मैसिव एनर्जी डिजास्टर बन जाता है। Topic name: Pashamlaram, Telangana blast. Broad micro theme: Pharma factory dust explosion. क्या वुड पल्प से बना पाउडर बॉम्ब की तरह फट सकता है? Yes, under right conditions. तेलंगाना की एक फार्मा फैक्ट्री में स्प्रे ड्रायर यूनिट में सडन प्रेशर और टेम्परेचर से मैसिव डस्ट एक्सप्लोजन हुआ। फैक्ट्री माइक्रोक्रिस्टलिन सेल्यूलोज यानी MCC प्रोड्यूस करती थी। MCC एक फाइन पाउडर है जो वुड पल्प से बनता है और फार्मा में बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। स्प्रे ड्रायर यूनिट के अंदर टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, लीडिंग टू अ डस्ट एक्सप्लोजन। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में स्ट्रिक्ट टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज क्रिटिकल। फाइन डस्ट हाईली कंबस्टेबल हो सकती है। क्वेश्चंस टाइम। ब्लास्ट किस स्टेट के इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ? पशामयाराम, तेलंगाना। फैक्ट्री मेनली क्या प्रोड्यूस करती थी? माइक्रोक्रिस्टलिन सेल्यूलोज। MCC का सोर्स क्या है और यूज क्या है? वुड पल्प से बनता है, फार्मा में बाइंडिंग एजेंट है। एक्सप्लोजन को क्या कंक्लूड किया गया? मैसिव डस्ट एक्सप्लोजन। ट्रिगर पॉइंट किस यूनिट में था और टेम्परेचर क्या था? स्प्रे ड्रायर यूनिट में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग हाई प्रेशर एंड 800 डिग्री सेल्सियस कॉज द MCC डस्ट एक्सप्लोजन। इन शॉर्ट, एवरीडे फार्मा इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर में एक्सप्लोसिव बन सकते हैं। सिमिलर एक्सप्लोसिव रिस्क्स फायरवर्क्स में भी हैं। टॉपिक नेम: फायरक्रैकर यूनिट ब्लास्ट। ब्रॉड माइक्रो थीम: फायरवर्क्स इंडस्ट्री रेगुलेशंस और PSO। दिवाली के पटाखे बनते वक्त कितनी सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूरी हैं? फायरक्रैकर प्रोडक्शन मेनली अनऑर्गेनाइज्ड है, एक्सेप्ट तमिलनाडु जहां ये रेगुलेटेड है। PSO प्रोटोकॉल्स फॉलो ना करने से ब्लास्ट होते हैं। PSO यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन नोडल लाइसेंसिंग एजेंसी है। PSO मैंडेट करता है कि एक्सप्लोसिव एरियाज में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तभी चले जब वहां कोई इंसान ना हो। ह्यूमन एरर या प्रोटोकॉल बाईपास करने से फेटल ब्लास्ट होते हैं। एक्सप्लोसिव जोन्स में स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन जरूरी है। लेट्स चेक। नोडल लाइसेंसिंग एजेंसी का नाम क्या है? PSO का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा स्टेट फायरक्रैकर प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रेगुलेटेड है? तमिलनाडु। PSO प्रोटोकॉल एक्सप्लोसिव एरियाज में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए क्या कहता है? इक्विपमेंट शुड ऑपरेट ओनली व्हेन नो ह्यूमन इज प्रेजेंट। इंडिया के बाकी हिस्सों में फायरक्रैकर इंडस्ट्री का नेचर कैसा है? सीजनल और माइनर इंडस्ट्री। Now pause and practice saying PSO ensures no humans operate electricals in explosive zones. इन शॉर्ट, फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग में PSO प्रोटोकॉल्स लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस बनाते हैं। Urban disasters भी कम fatal नहीं है। Topic name: Flood slums. Broad micro theme: Urban flooding or vulnerable slum populations. दोस्त, अगर मैं कहूं कि इंडिया के करीब 16 करोड़ स्लम ड्वेलर्स फ्लड के एक्सट्रीम रिस्क पे हैं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट टुवर्ड्स रिजिलियंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया के अनुसार इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 2050 तक डबल हो जाएगी। गंगा रिवर डेल्टा में वनरेबल फ्लड प्लेन सेटलमेंट्स का हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। इंडिया में ओवर 600 मिलियन कोस्टल या इनलैंड फ्लडिंग रिस्क पर हैं।
158 मिलियन स्लम ड्वेलर्स एक्सपोज्ड हैं। रिपोर्ट वार्न्स कि हीट रिलेटेड डेथ्स डबल होकर 3 लाख ईच ईयर हो जाएंगी बाय 2050 ड्यू टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन प्लानिंग नीड्स अर्जेंट क्लाइमेट रेजिलियंस इंटीग्रेशन। हमारे शहर सिर्फ बढ़ रहे हैं, सेफ नहीं हो रहे। Q&A, कितने मिलियन इंडियंस फ्लडिंग के रिस्क पर हैं? मोर देन 600 मिलियन। कितने स्लम ड्वेलर्स वल्नरेबल फ्लड प्लेन्स पर रहते हैं? ओवर 158 मिलियन। सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? गंगा रिवर डेल्टा में। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक हीट रिलेटेड डेथ्स कितनी हो सकती हैं? ओवर 3 लाख ईच ईयर। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? टुवर्ड्स रिजिलियंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया। Now, pause and practice saying Ganga River Delta has the highest floodplain slum concentration. इन शॉर्ट, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन को डायरेक्ट डिजास्टर जोन में डाल रही है। अर्बन रिस्क का एक और एग्जाम्पल है स्टैम्पीड एंड ड्राउनिंग, ब्रॉड माइक्रो थीम, ग्लोबल ड्राउनिंग स्टेटस और इंडिया में स्टैम्पीड मैनेजमेंट। हर घंटे दुनिया में 30 लोग डूबने से मर जाते हैं। शॉकिंग राइट? WHO की ड्राउनिंग प्रिवेंशन रिपोर्ट और इंडिया में स्टैम्पीड्स को कंट्रोल करने की गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसा देवी टेम्पल हरिद्वार में स्टैम्पीड इसका ट्रैजिक एग्जाम्पल था। 2021 में 300,000 ड्राउनिंग डेथ्स ग्लोबली हुई। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट स्टैम्पीड्स ग्लोबली। स्टैम्पीड कैजुअलिटीज मेनली ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया यानी चेस्ट कंप्रेशन या हार्ट अटैक से होती हैं। BPRND की 2025 गाइडलाइंस और कर्नाटका का क्राउड कंट्रोल बिल 2025 स्टेप्स है टुवर्ड्स सेफ्टी। क्राउड साइंस एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग इज द नीड ऑफ द आवर। लेट्स टेस्ट। WHO रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली ड्राउनिंग से साल में कितनी डेथ्स होती हैं? 300,000 डेथ्स 30 per hour। स्टैम्पीड कैजुअलिटीज का मेन मेडिकल रीजन क्या होता है? ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। मनसा देवी टेम्पल कहाँ और किस हिल पे लोकेटेड है? हरिद्वार में शिवालिक हिल्स पर। BPRND की क्राउड कंट्रोल गाइडलाइंस किस साल रिलीज हुई? 2025 में। किस स्टेट ने क्राउड कंट्रोल बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया इज द मेन कॉज ऑफ स्टैम्पीड डेथ्स। इन शॉर्ट, प्रॉपर गाइडलाइंस और साइंटिफिक क्राउड मैनेजमेंट इन प्रिवेंटेबल डेथ्स को रोक सकते हैं। स्टैम्पीड में हीट का रोल भी मैसिव है। टॉपिक नेम हीट स्ट्रेस करूर स्टैम्पीड, ब्रॉड माइक्रो थीम, तमिलनाडु मास इवेंट में थर्मोफिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। क्या पब्लिक गैदरिंग की भीड़ खुद एक सोलर हीटर बन सकती है? करूर स्टैम्पेड में ओप्रेसिव हीट और क्राउड डेंसिटी ने सिवियर मास थर्मोफिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट किया। इवेंट शुरू होने से पहले ही फेंट्स होने लगे क्योंकि क्राउड ने अपनी ही हीट ट्रैप कर ली थी। एरिया में डायरेक्ट सोलर एनर्जी आती है। तमिलनाडु ने हीट स्ट्रेस को ऑलरेडी स्टेट डिजास्टर रिकॉग्नाइज किया है। फ्यूचर मास इवेंट्स में माइक्रो क्लाइमेट मॉनिटरिंग मैंडेट की जरूरत है। Q&A, करूर स्टैम्पीड में कौन सा स्ट्रेस मेन फैक्टर था? मास थर्म फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। रिसर्चर्स ने क्राउड की हीट को किसके बराबर बताया? सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द सेम एरिया। किस स्टेट ने हीट स्ट्रेस को स्टेट डिजास्टर रिकॉग्नाइज किया है? तमिलनाडु। फेंटिंग इंसिडेंट्स इवेंट में कब शुरू हुए? इवेंट शुरू होने से पहले ही। राइजिंग टेम्परेचर्स के पीछे की फैक्टर्स क्या बताए गए? अर्बन स्प्रॉल, डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज चेंजेस। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग dense crowds generate heat equal to direct solar energy. इन शॉर्ट, डेंस क्राउड्स और हाई टेम्परेचर्स एक इनविजिबल बट फेटल ट्रैप क्रिएट करते हैं। डिजास्टर्स मैनेज करने के लिए फाइनेंसेस कैसे वर्क करते हैं? टॉपिक नेम डिजास्टर रिस्पॉन्स फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, ब्रॉड माइक्रो थीम, SDRF, NDRF और 15th फाइनेंस कमीशन, फंड एलोकेशन। डिजास्टर आने पर रिलीफ के पैसे कहां से आते हैं? DM एक्ट 2005 के अंडर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है। SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का रेशियो 75-25 है सेंटर एंड स्टेट के बीच, और हिमालयन एनी स्टेट्स के लिए 90-10। NDRF फुली यूनियन फंडेड है। 15th फाइनेंस कमीशन ने फोकस सिर्फ रिलीफ से हटाकर प्रिवेंशन पर किया है। 30% फॉर प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन और 70% फॉर पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स। कॉम्पनसेशन लिमिट्स 4 लाख रुपीस पर लाइफ है। फिनेंसिंग अब होलिस्टिक अप्रोच ले रही है। लेट्स टेस्ट। SDRF में नॉर्मल स्टेट्स के लिए सेंटर और स्टेट का रेशियो क्या है? 75-25। हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये रेशियो क्या है? 90-10। 15 फाइनेंस कमीशन ने फंड को किन दो मेन सेगमेंट्स में स्प्लिट किया? 30% प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन और 70% पोस्ट डिजास्टर। लाइफ लॉस पर कॉम्पनसेशन सीलिंग क्या है? 4 लाख रुपीस। क्या 2005 एक्ट में सिवियर डिजास्टर की डेफिनेशन है? नहीं, ये अनडिफाइंड है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग SDRF फंडिंग इज 75-25 फॉर नॉर्मल स्टेट्स, 90-10 फॉर स्पेशल। इन शॉर्ट, डिजास्टर फाइनेंसिंग अब सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं, डिजास्टर प्रिवेंशन पर भी खर्च कर रही है। प्रिवेंशन का बेस्ट एग्जांपल है टॉपिक नेम केरला's लिविंग लैब, ब्रॉड माइक्रो थीम, कानीचर विलेज में क्लाइमेट रेजिलियंस अप्रोच। क्या एक पूरा विलेज क्लाइमेट सॉल्यूशंस टेस्ट करने की लाइव लेबोरेटरी बन सकता है? केरला का कानीचर विलेज इंडिया की पहली पंचायत है जहां लिविंग लैब अप्रोच अडॉप्ट हुई है फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। गवर्नमेंट, एक्सपर्ट्स और सिविक सोसाइटी मिलकर रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में सॉल्यूशंस टेस्ट कर रहे हैं। लिविंग लैब कॉन्सेप्ट सबसे पहले नेदरलैंड्स में डेवलप हुआ था। यहाँ WMO डिफाइंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस यूज होते हैं। GSI ने 2024 में नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर भी लॉन्च किया। रियल प्रॉब्लम्स नीड रियल टाइम रियल वर्ल्ड टेस्टिंग। क्वेश्चंस।
इंडिया का पहला लिविंग लैब विलेज कौन सा है? कानिचार, केरला। लिविंग लैब अप्रोच सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई? नेदरलैंड्स में। लिविंग लैब इकोसिस्टम किसके इन्वॉल्वमेंट पर बेस्ड है? गवर्नमेंट, एक्सपर्ट्स, प्राइवेट एजेंसीज और सिविक सोसाइटी। WMO डिफाइंड AWS नॉर्मली क्या रिकॉर्ड करते हैं? विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और रेनफॉल। नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर किसने लॉन्च किया और कब? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने 2024 में। Now, pause and practice saying Kanichar is India's first living lab for climate resilience. इन शॉर्ट, केरला एक रियल वर्ल्ड टेस्टिंग मॉडल दिखा रहा है फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन। Topic name. डेटा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ब्रॉड माइक्रो थीम, अवेयर 2.0, RTGS और डेटा लेक प्रोजेक्ट्स। डेटा कैसे जान बचा सकता है डिजास्टर आने पर। Aware 2.0 और RTGS Data Lake Live इंटरकनेक्टेड डिसीजन सिस्टम्स हैं जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का डेटा एक जगह लाते हैं। RTGS लेड डेटा लेक प्रोजेक्ट ऑल डिपार्टमेंटल डेटा इंटीग्रेट करके एनालिटिक्स एनेबल करता है। डिपार्टमेंट्स के पास डेटा होता था पर इमरजेंसी में फ्रैगमेंटेड था। डेटा लेक प्रोजेक्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, डिजिटल स्टोरेज देता है और फास्टर डिजास्टर रिस्पांस इंश्योर करता है। In disasters, data is as crucial as food and water. लेट्स चेक लाइव इंटरकनेक्टेड डिसीजन सिस्टम का नाम क्या है। Aware 2.0 कौन सा प्रोजेक्ट सभी डिपार्टमेंटल डेटा को इंटीग्रेट करता है। RTGS लेड डेटा लेक प्रोजेक्ट डेटा लेक प्रोजेक्ट का प्राइमरी गोल क्या है। एनालिटिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन करना। क्या ये डॉक्यूमेंट स्टोरेज को डिजिटलाइज करता है। यस, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज एनेबल करता है किस चीज से डिसीजन सिस्टम लिंक होते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के डेटा स्ट्रीम्स से। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग अवेयर 2.0 लिंक्स मल्टी डिपार्टमेंट डिजास्टर डेटा। इन शॉर्ट, यूनिफाइड डेटा स्ट्रीम्स डिजास्टर प्रिडिक्शन और मैनेजमेंट को रेजर शार्प बना रहे हैं। पॉलिसी अपडेट्स की बात करें तो टॉपिक नेम बॉयलर एक्सप्लोजन इज क्रूशियल, ब्रॉड माइक्रो थीम गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट और नया बॉयलर्स एक्ट 2025। 100 साल पुराने लॉ को रिप्लेस करके अब बॉयलर्स की सेफ्टी कैसे बढ़ाई जा रही है। भरूच में एक्सप्लोजन के बाद बॉयलर्स एक्ट 2025 लाया गया जो 1923 के एक्ट को रिपील करता है। फार्मा फैक्ट्री में ब्लास्ट ने मॉडर्न सेफ्टी रेगुलेशंस की स्ट्रिक्ट नीड हाईलाइट की थी। नया एक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चर और यूज रेगुलेट करता है। सर्टिफिकेट्स मैक्स 12 मंथ्स के लिए मिलेंगे और सर्टिफाइड वेल्डर्स जरूरी हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल नाउ। क्वेश्चंस। बॉयलर्स एक्ट 2025 किस पुराने एक्ट को रिपील करता है। बॉयलर्स एक्ट 1923 को। बॉयलर सर्टिफिकेट्स मैक्सिमम कितने टाइम के लिए इशू होते हैं। अप टू 12 मंथ्स। बॉयलर्स इस एक्ट से एक्सक्लूडेड हैं। लोकोमोटिव, मिलिट्री और हॉस्पिटल स्टेरिलाइजर्स बिलो 100 लीटर्स। नया लॉ रिपेयर्स और वेल्डिंग के लिए क्या मैंडेट करता है। प्रायर अप्रूवल और यूज ऑफ सर्टिफाइड वेल्डर्स। सेफ्टी फंक्शंस डेलीगेट करने की पावर किस बॉडी के पास है। सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड के पास। नाउ pause and practice saying Boilers Act 2025 mandates certified welders and 12 month certificates. इन शॉर्ट, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए अब लॉज और पेनल्टीज दोनों स्ट्रिक्ट हो गए हैं। Safety in mining is next. Topic name Stone Quarry collapsed. Broad micro theme सोनभद्रा quarry disaster. और micro geological studies. क्या पत्थर की खदान में काम करना प्योर लक पे डिपेंडेंट है। जियोलॉजिस्ट ऐसा ही सोचते हैं। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट के ओबरा में स्टोन क्वारी कोलैप्स हुई। सोनभद्रा इंडिया का एनर्जी कैपिटल है, पर स्टोन क्वारीज में सेफ्टी जीरो है। माइक्रो जियोलॉजिकल स्टडीज जरूरी होती हैं वीक जॉइंट्स या फ्रैक्चर लाइंस स्पॉट करने के लिए, पर कॉन्ट्रैक्टर्स ये रेयरली करते हैं। स्क्वायर किलोमीटर स्केल पर माइक्रो स्टडीज मिसिंग है। लैक ऑफ माइक्रो लेवल डेटा इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब इन क्वारीज। लेट्स टेस्ट। क्वारी कोलैप्स का इंसिडेंट किस डिस्ट्रिक्ट और जगह हुआ। सोनभद्रा के ओबरा में। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट किस चीज के लिए जाना जाता है। इंडिया का एनर्जी कैपिटल, 6000 MW कोल कैपेसिटी। क्वारी एक्सीडेंट्स रोकने के लिए कौन सी स्टडी क्रूशियल होती है। माइक्रो जियोलॉजिकल स्टडीज। ये स्टडीज कहाँ मिसिंग है। स्क्वायर किलोमीटर स्केल पर स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स इसे इग्नोर करते हैं। जियोलॉजिस्ट क्वारी एक्सीडेंट्स ना होने को क्या मानते हैं। प्योर लक। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग माइक्रो जियोलॉजिकल स्टडीज डिटेक्ट वीक जॉइंट्स इन क्वारीज। इन शॉर्ट, ग्राउंड लेवल सेफ्टी के लिए माइक्रो जियोलॉजिकल सर्वेज एब्सोल्यूट नेसेसिटी हैं। Moving to global efforts, topic name G20 Disaster Risk Reduction Working Group. Broad micro theme Cape Town meeting और Early Warnings for All Initiative. UN चाहता है कि दुनिया के हर इंसान के फोन पे डिजास्टर आने से पहले अर्ली वार्निंग आए। कैसे। G20 DRRWG की केप टाउन मीटिंग में सॉलिडारिटी एंड रेजिलियंस थीम पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डिस्कस हुए। साउथ अफ्रीका ने अपना नेशनल EW4 ऑल रोड मैप लॉन्च किया, बिकमिंग द फर्स्ट G20 कंट्री। DRRWG इंडिया की 2023 G20 प्रेसिडेंसी में एस्टैब्लिश हुआ था। यूनिवर्सल अर्ली वार्निंग कवरेज सेव करेगा लाखों जाने। टेक सॉलिडारिटी ग्लोबल डिजास्टर्स के अगेंस्ट सबसे बड़ा वेपन है। क्वेश्चंस टाइम। फोर्थ G20 DRRWG मीटिंग कहाँ हुई? केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। मीटिंग की थीम क्या थी? सॉलिडारिटी एंड रेजिलियंस। कौन सा देश अपना नेशनल EW4 ऑल रोड मैप लॉन्च करने वाला पहला G20 देश बना? साउथ अफ्रीका। G20 DRRWG किस प्रेसिडेंसी के अंडर एस्टैब्लिश हुआ था? इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी 2023 के अंडर। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब होता है? 13 अक्टूबर को। नाउ
Pause and practice saying EW for all aims for global early warning systems. इन शॉर्ट, दुनिया अब डिजास्टर रेजिलियंस फंड कर रही है ताकि बाद में रिस्पॉन्स पे कम खर्च हो। Topic name: Disaster Management Act 2005. ब्रॉड माइक्रो थीम 2005 एक्ट प्रोविजंस और 2024 अमेंडमेंट बिल के नए चेंजेस। क्या तुम्हें पता है कि हीट वेव्स टेक्निकली ऑफिशियल नोटिफाइड डिजास्टर ही नहीं है हमारे 2005 एक्ट में? 2005 एक्ट में 12 नोटिफाइड डिजास्टर्स थे, पर हीट वेव स्किप थे। 2024 बिल से इसे अपडेट किया जा रहा है। नोडल एजेंसी MHA है। 2024 अमेंडमेंट में नए टास्क हैं और स्टेट कैपिटल्स के लिए UDMAs यानी अर्बन DM अथॉरिटीज बन रही हैं। 20 साल बाद लॉ अपडेट हो रहा है टू मीट न्यू क्लाइमेट चैलेंजेस। लेट्स टेस्ट। DM एक्ट 2005 की नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या हीट वेव्स 2005 एक्ट में नोटिफाइड डिजास्टर है? नहीं, हीट वेव्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेक्शन 51 अंडर नॉन कंप्लायंस पे कितनी जेल हो सकती है? अप टू 1 year और 2 years if it results in death. 2024 अमेंडमेंट में स्टेट कैपिटल्स के लिए कौन सी नई बॉडी बनाई जाएगी? UDMAs यानी अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। NCMC को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलेगा। इसे कौन लीड करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। Now pause and practice saying UDMAs will manage disasters in urban state capitals. इन शॉर्ट 2024 का अमेंडमेंट DM एक्ट को ज्यादा अर्बन फोकस्ड और डेटा ड्रिवन बना रहा है। टॉपिक नेम: इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। ब्रॉड माइक्रो थीम सुंदरलाल बहुगुणा का फेमस विजन। क्या सच्ची प्रॉस्पेरिटी बैंक अकाउंट से आती है या जंगल की मिट्टी से? फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा का फ्रेज बताता है कि ह्यूमन वेल्थ नेचर की हेल्थ पे डिपेंडेंट है। चिपको मूवमेंट का अंडरलाइंग फिलॉसफी यही था। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी अंडरस्कोर्स की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी सिर्फ तब पॉसिबल है जब इकोलॉजिकल हेल्थ बनी रहे। एनवायरमेंट और इकोनॉमी दुश्मन नहीं, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। क्वेश्चंस: इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी फ्रेज किसने कॉइन किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये फ्रेज किस ट्रूथ को अंडरस्कोर करता है? कि ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी इज रूटेड इन इकोलॉजिकल हेल्थ। बहुगुणा किस मूवमेंट से डीपली एसोसिएटेड थे? चिपको मूवमेंट। क्या इकोनॉमी बिना इकोलॉजी के परमानेंट हो सकती है? नहीं, इकोलॉजिकल हेल्थ फंडामेंटल है। ये आइडिया करंट पॉलिसीज में क्या शेप लेता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी बाय सुंदरलाल बहुगुणा। इन शॉर्ट, अगर एनवायरनमेंट बैंकरप्ट होगा तो इकोनॉमी कभी फ्लरिश नहीं कर सकती। टॉपिक नेम: ग्रेट ग्रीन वॉल। ब्रॉड माइक्रो थीम: आंध्र प्रदेश का 5 किलोमीटर वाइड कोस्टल इकोलॉजिकल शील्ड। चाइना के पास ग्रेट वॉल है, पर इंडिया के पास जल्द ही एक ग्रेट ग्रीन वॉल होगी। आंध्र प्रदेश अपनी 1053 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए 2030 तक एक ग्रीन वॉल बना रहा है। ये 5 किलोमीटर वाइड लिविंग इकोलॉजिकल शील्ड है। कोस्टल इरोजन और साइक्लोन से लाइवलीहुड लॉस को रोकने का मेगा प्लान है, जो 3 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। Trees are the best barricades against the ocean's fury. Q&A। ग्रेट ग्रीन वॉल कौन सा स्टेट बना रहा है? आंध्र प्रदेश। ये ग्रीन वॉल कितनी वाइड होगी? 5 kilometers wide. आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? 1053 kilometers. ये प्रोजेक्ट किस साल तक पूरा होना है? By 2030, ये वॉल कितने लोगों को प्रोटेक्ट करेगी? over 3 million people. Now, pause and practice saying Andhra Pradesh is building a 5 kilometer wide great green wall. Living ecological shield से अपने coasts को fortify कर रहा है। Topic name: Animal markings, broad micro theme, diffusiophoresis और Turing patterns in biology. Zebra की stripes या leopard की spots इतने perfect कैसे होते हैं? Maths और physics दोनों लगते हैं इसमें। Animal markings का बनना Turing patterns पर based माना जाता था, पर sharper edges diffusiophoresis से आते हैं। Particle clumping during diffusion real animal patterns को imperfect और natural बनाता है। Cell sizes का variation packing constraints लाता है, जिससे larger cells irregular coarse patterns बनाती हैं। नेचर की imperfection में ही उसकी exact science है। Let's test. Animal markings पहले किस mathematical model से लिंक किए जाते थे? Turing patterns से। Sharper boundaries और pattern edges के लिए क्या phenomena की है? Diffusiophoresis। Diffusiophoresis का मतलब क्या है? Particle clumping during diffusion। Natural imperfections patterns में कैसे आते? Cell size variation और packing constraints से। इस biological model का real world application कहाँ है? Camouflage और textile design में। Now, pause and practice saying diffusiophoresis creates sharp boundaries in animal markings. In short, physics और cell geometry मिलकर animal coats के natural spots and stripes paint करते हैं। Topic name: Valmik Thapar, broad micro theme, famous wildlife and tiger conservationist की legacy, जिसने अपनी सारी जिंदगी रणथंबोर के टाइगर्स को डेडिकेट कर दी। आओ उनको याद करें। वल्मीक थापर एक renowned wildlife conservationist थे, जिनकी 73 की एज में डेथ हो गई। उन्होंने टाइगर्स पर 50 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं, स्पेशली ऑन रणथंबोर टाइगर्स। उन्होंने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में सर्व किया और रणथंबोर फाउंडेशन को फाउंड किया। उनकी लेगेसी हर रणथंबोर टाइगर में जिंदा है। क्वेश्चंस: वाल्मीक थापर किस फील्ड के रिनाउंड एक्सपर्ट थे? वाइल्ड लाइफ और टाइगर कंजर्वेशन।
उन्होंने किस नेशनल पार्क के टाइगर्स पर प्राइमरीली फोकस किया? रणथंबोर, राजस्थान। उन्होंने टाइगर्स पर ऑलमोस्ट कितनी बुक्स लिखी हैं? नियरली 50 बुक्स। उन्होंने किस सेंट्रल बोर्ड पर सर्व किया था? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। उन्होंने कौन सा एनजीओ को फाउंड किया था? रणथंबोर फाउंडेशन। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग वाल्मीकि थापर co-founded the रणथंबोर फाउंडेशन। इन शॉर्ट, वाल्मीकि थापर इंडियन टाइगर्स के एक सोचे समझे गार्डियन और स्टोरी टेलर थे। टॉपिक नेम whalebone, ब्रॉड माइक्रो थीम, लेट पेलियोलिथिक ह्यूमंस के whalebone टूल्स। 17,000 साल पहले लोग टूल्स बनाने के लिए क्या यूज करते थे? वेल्स की बोन्स। बे ऑफ बिस्के के अराउंड मैग्डेलेनियन केव्स में रिसर्चर्स ने लेट पैलियोलिथिक ह्यूमंस के व्हेल बोन टूल्स स्टडी किए। लेट पेलियोलिथिक पीपल स्ट्रैंडेड या हंटेड वेल्स की बोन से टूल्स क्राफ्ट करते थे। ओशन हमेशा से रिसोर्स का एक बड़ा सोर्स रहा है। टेस्ट टाइम। रिसर्चर्स ने टूल्स किन बोन से बने हुए पाए? वेल बोन से। ये टूल्स किन केव्स में मिले? मैग्डेलेनियन केव्स में। ये केव्स कहाँ सिचुएटेड हैं? बे ऑफ बिस्के के अराउंड फ्रांस और स्पेन कोस्ट्स। ये टूल्स किस टाइम पीरियड के थे? लेट पैलियोलिथिक 17,500 to 16,000 years ago। किस ओशन रीजन से ये लिंक्ड है? नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशन। Now pause and practice saying late Paleolithic people crafted tools from whalebone. इन शॉर्ट एंशिएंट ह्यूमंस मरीन बायोलॉजी का यूज अपने सर्वाइवल टूल्स बनाने के लिए करते थे। Topic name: Noise pollution, broad micro theme, urban public health crisis और WHO guidelines. क्या शोर से तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहता है यस। नॉइज पोल्यूशन एक निग्लेक्टेड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जहां साइलेंस जोन्स में भी परमिसिबल लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं। दिल्ली और बेंगलुरु के साइलेंस जोन्स में रीडिंग 65 to 70 dBA होती हैं। WHO लिमिट्स फॉर साइलेंस जोन्स 50 dBA डे में है। एससी ने 2024 में रीअफर्म किया कि एक्सेसिव नॉइज आर्टिकल 21 वायलेट करता है। साइलेंस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्वेश्चंस। WHO की साइलेंस जोन्स के लिए डे टाइम लिमिट क्या है? 50 dBA। CPCB का रियल टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क कब लॉन्च हुआ था? 2011 में NAMN। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक्सेसिव नॉइज किस आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल राइट वायलेट करता है? आर्टिकल 21। दिल्ली बेंगलुरु के साइलेंस जोन्स में टिपिकल रीडिंग कितनी होती है? 65 to 70 dBA। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का डायरेक्ट मैंडेट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 48A। नाउ pause and practice saying Article 21 protects our right to mental well-being against noise. इन शॉर्ट, शोर मचाना अब सिर्फ अनोइंग नहीं, लीगल राइट्स का वायोलेशन है। Topic name: Planetary Limits, Broad Micro Theme, Eat Lancet Commission की रिपोर्ट और फूड सिस्टम्स का इम्पैक्ट। हमारा फूड सिस्टम धरती के 7 में से 5 प्लानिटरी बाउंड्रीज तोड़ चुका है। कैसे? 2025 ईट लैंसेट कमीशन रिपोर्ट वार्न करती है कि फूड सिस्टम्स प्लानिटरी बाउंड्रीज ब्रीच करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फूड सिस्टम्स ने 5 of 7 बाउंड्रीज तोड़ दी हैं। इंडिया स्पेसिफिकली नाइट्रोजन ओवरलोडिंग और पेस्टिसाइड पोल्यूशन में पुअर परफॉर्म कर रहा है। द वे वी ईट इज डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट। लेट्स टेस्ट। कौन सी कमीशन ने फूड सिस्टम्स पर रीसेंट रिपोर्ट दी? 2025 ईट लैंसेट कमीशन। फूड सिस्टम्स कितनी प्लानिटरी बाउंड्रीज ब्रीच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? 5 out of 7। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फूड ट्रांसफॉर्मेशंस के सेंटर में क्या होना चाहिए? जस्टिस। इंडिया ने किन 2 स्पेसिफिक इंडिकेटर्स पर पुअर परफॉर्म किया? नाइट्रोजन ओवरलोडिंग और पेस्टिसाइड पोल्यूशन। रिपोर्ट का मेन मैसेज क्या है? Food systems are the largest contributor to breaching planetary limits. Now pause and practice saying food systems breached 5 of 7 planetary boundaries. In short, agriculture sustainable नहीं हुआ तो हमारा खाना ही अर्थ को तबाह कर देगा। Topic name: Illegal immigrants, broad micro theme, deportation versus pushback और Assam specific law. Deportation और pushback में क्या फर्क है? एक लीगल है, दूसरा डिस्क्रेशन पे चलता है। वेस्ट बंगाल में सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज रॉन्गली पुशबैक हुए। डिपोटेशन इन्वॉल्व्स लीगल प्रोसेस, कोर्ट कन्विक्शन और फॉरेन गवर्नमेंट की कंफर्मेशन। पुशबैक लॉ में कॉडिफाइड नहीं है। सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में आती है। इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पावर देता है टू इविक्ट। बॉर्डर मैनेजमेंट नीड्स क्लियर लॉज। क्वेश्चंस। डिपोटेशन प्रोसेस में क्या जरूरी होता है? कोर्ट कन्विक्शन और फॉरेन गवर्नमेंट की कंफर्मेशन। पुशबैक किस तरह कैरी आउट होता है? Without codification, at border security's discretion bypassing courts. सिटीजनशिप और फॉरेनर मैटर्स किस कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट में। आसाम के लिए स्पेसिफिकली कौन सा एक्ट 1950 में लाया गया था? Immigrants expulsion from Assam Act 1950. इस एक्ट का सेक्शन 2 किन कंडीशंस में इविजन अलाउ करता है? If presence is detrimental to public or tribal interests. Now pause and practice saying deportation is a legal process, pushback is discretionary. In short, border actions के legal framework और ground reality में बड़ा gap है। Topic name: मिजोरम म्यांमार refugees. ब्रॉड माइक्रो थीम 2021 कू के बाद रेफ्यूजी क्राइसिस और फ्री मूवमेंट रिजीम। इंडिया 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, तो हजारों रेफ्यूजीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं? 2021 म्यांमार कू के बाद से मिजोरम में मैसिव रेफ्यूजी इनफ्लो देखा गया। 2024 में अकेला चम्फाई डिस्ट्रिक्ट में अबाउट 4,000 रेफ्यूजीज आए। फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR 1968 में फॉर्मलाइज हुआ था और 2024 में रिड्यूस होकर 10 किलोमीटर कर दिया गया।
India's balancing act on borders is globally unique. लेट्स टेस्ट। मिजोरम में किस साल के कू के बाद से रेफ्यूजीज आ रहे हैं? 2021 में अमारकू 2024 में किन रेफ्यूजीज का एग्जैक्ट काउंट चाम्फाई डिस्ट्रिक्ट में मिला? अराउंड 4,000 refugees. फ्री मूवमेंट रिजीम 2024 में कितने किलोमीटर तक रिड्यूस कर दिया गया? 10 किलोमीटर तक. क्या इंडिया 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी है? नहीं, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है. 2022 में मिजोरम में बांग्लादेश से कौन से रेफ्यूजीज आए? Baum refugees. Now pause and practice saying FMR was reduced to 10 kilometers in 2024. इन शॉर्ट, मिजोरम एक कॉम्प्लेक्स बॉर्डर रियलिटी फेस कर रहा है बिना किसी नेशनल रेफ्यूजी लॉ के. दोस्त, आज हमने सच में एक मैसिव डीप डाइव लगाया है. चलो क्विक रिकैप करते हैं. स्टेट ट्रीज और रेन फॉरेस्ट्स नेचर के लिविंग मार्कर्स हैं. कोरल रेजिलियंस के लिए NCRI और SnapX Inc. काम कर रहे हैं. इन्वेजिव एलियंस इकोसिस्टम को चोक कर रहे हैं. डिजास्टर टेक, बॉयलर्स एक्ट 2025 और अवेयर 2.0 सेफ्टी अपग्रेड कर रहे हैं. ग्लोबल क्राइसिस लाइक वाइल्ड फायर से लेकर अर्बन फ्लड्स और स्टैम्पीड्स तक हमने सब कवर किया. कोर ट्रूथ यही है, इकोलॉजी इज इंडीड द परमानेंट इकोनॉमी. तो दोस्त, ये थी आज की गहरी चर्चा. अब एक आखिरी थॉट तुम्हारे लिए. हम नेचर की बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं, टेक सिक्योर ढूंढ रहे हैं, पर क्या हमने एक्चुअली अपनी कंजम्पटिव लाइफस्टाइल को चेंज करने का सोचा है? सोचो और रिसर्च करो कि तुम्हारे अपने स्टेट का इकोलॉजी इकोनॉमी बैलेंस कैसा है. मिलते हैं अगले डीप डाइव में.